गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब सभी लोग? भाई साहब लाइव क्लासेस में ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे पूरे पेपर का हल करेंगे। जैसे हम लोग ने फिजिक्स की तैयारी की थी, अब हम लोग केमिस्ट्री में पूरा पूरा धुआं करेंगे। एक बार सही बच्चे भाई साहब आ जाएंगे। बहुत बेहतरीन पेपर यहाँ पे सॉल्व किए, एकदम एक एक लाइन को अच्छे सॉल्व किए हैं। तो आप लोग प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू वीडियो को लाइक करें, ज्वाइन करें, और कोई समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर देंगे। और हाँ, जो मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जा रहा है, बच्चों के पास पहुंच जा रहा है। तो सभी बच्चे जितने भी हैं वो जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे अमन ट्रेडर, मोहम्मद कैफ, स्ट्रॉन्ग, शिवानी, लोग, कार्तिक, ऋतिक, और कौन है, पंकज, शिवम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। लास्ट पेपर है, टेंशन नहीं लेना सर, चिल मार के करते हैं। 2 दिन का एग्जामिनर चाचा टाइम दे दिया है गुरुजी, 2 दिन में तो धुआं धुआं आग लगा देंगे। क्या करे जा, क्या बोलता बच्चा, भाड़ी करे जा, बोलो ना। हम्म। अरे गुरुदेव, अब तो उनसे मुलाकात होगी पेपर के बाद। हाँ, किससे गुरुजी? अब तो बता दीजिए, आज ना हमारे अपने दोस्तों से मुलाकात करोगे यार, और किससे करोगे? नहीं गुरुदेव, ना 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 ना। आप बहुत मजा लेते हैं, हमें क्यों बताएंगे? हाँ, ज्योग्राफी का यार अपलोड अपलोड है यहाँ। अच्छा, आज ही उसका पेपर है, देख लेना, पूरा अपडेट है। कल ही अपलोड करवा दिया गया था, आप लोग का अच्छा रिस्पांस नहीं आया इसीलिए, और वीडियो को ज्योग्राफी का हटा दिया गया, नहीं तो बहुत सारे वीडियो अपडेट थे। ठीक है ना? चलिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देव बोल रहे थे कुछ नहीं फंसा। देव भैया, एक पेपर पढ़ के जाओगे तो क्या फंसेगा? सभी पेपर पढ़ के गए होते, देखते 2 दिन में जितना मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ, अगर जो भी बच्चा कंप्लीट करेगा, तोड़ के आएगा एकदम चपुआ वाला सर, यहाँ पे पेपर लेके आए हैं। ठीक है ना? एक बार शेयर करेंगे आप सभी बच्चे। और 70 में 70 तोड़ना है सर, 70 में 70 तोड़ना है। 70 में पास मार्क का 23 नंबर का होता है, लेकिन गुरुदेव हमें 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में तो आपको भर भर के पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, भर भर के। लास्ट पेपर है, तोड़ देना है। लास्ट पेपर है, तोड़ देना है। ठीक है ना? देखो वहां पे ना, नहीं नहीं, फिजिक्स में नहीं फेल होगी, एक बात ध्यान देना। जो बच्चा पेपर में ज्यादा लिखा है वो कभी फेल नहीं हो सकता, पहली बात ध्यान देना। अगर आपने पेपर भर भर के भाई साहब लिखा है तो कभी भी फेल नहीं होंगे, ये दिमाग में आप रख लीजिए। जो कह रहे हैं कि सर हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये सब कभी फेल नहीं हो सकते। अच्छा, क्यों फेल होंगे ये बताइए? अगर आपने लिखा है तो फेल क्यों होंगे? और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है। स्टेप बाय स्टेप मतलब समझ रहे हो? आपका आंसर गलत है भी है तब भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें चलता है। गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग श्याम, स्टडी, खान, वैभव, श्रवण, जितेंद्र। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेनू जी। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए सर। अरे, लव यू ऑल यार। चलिए चालू करें हम लोग यहाँ पे। आज लोग हम लोग पूरा पेपर का सोल्यूशन करेंगे, इसका पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन करेंगे। एक बात तगड़े से सभी बच्चे लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे पूरे पेपर भाई साहब खात्मा करेंगे। पूरे पेपर का सर एकदम धुआं धुआं करेंगे, निकाल के एकदम खत्म कर देंगे, चिंता मत करना। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, हर एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का नहीं गुरुजी, बिल्कुल छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं। ठीक है ना? चलिए चालू करें। एक बार आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, तो हम यहाँ पे वीडियो को तुरंत शुरू करें। एक बार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, शेयर कर दीजिए और सपोर्ट जरूर करें यार सर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सर। इसको क्या करते, करे जा सॉल्व करते। ये लीजिए, ये लीजिए सर, एकदम बोर्ड जैसी कॉपी पे होता है सर, वो हम सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होने का है। एक बार कैमरे को सर सेट करते हैं और ले लीजिए, लॉक कर दिया मैंने। चलिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपके, यहाँ पे देखिए, ये फुल पेपर सॉल्व सर, फुल पेपर सॉल्व, पूरे पेपर का हल, पूरे पेपर का हल है। गेस पेपर का हल है सर। ठीक है ना? जहां से आपको कितना नंबर स्कोर होगा पता है? पता है सर, अच्छा नंबर स्कोर होगा, और जो आप 23 मार्क का है इससे भी ज्यादा आप पाएंगे, पास होने की टेंशन ना लो। सबसे पहले आपका जो पेपर रहेगा सर, उसमें पता है बहुविकल्पी रहेगा, 6 बहुविकल्पी रहेंगे। प्रश्न क्या दिया रहेगा?
इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका भी मालूम चलेगा और हम लोग सर पेपर को भी सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? क्या उन्हें समीर, देव, हाँ, यहाँ पे कौन है? रहमांटी कोई करके बच्चा है यहाँ पे, नाम भी यार अलग अलग रखते हो। अभय, हाँ, यसी गेमिंग फनी। चलिए चालू करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, पहले का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्या देखिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे सेम टू सेम। 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है, 9 ग्राम NaOH घुला है। फिर यहाँ पे क्या है, विलियन की मोलरता, मोल, मोल लीटर इनवर्स में है। विलियन की मोलरता लीटर, मोल लीटर इनवर्स में है। तो मोलरता, मोलरता का सबसे पहले फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 450 ml बिलियन है, बिलियन में मौलिक संख्या कितनी है? 450 है। बिलियन में उपस्थित कुल मौलिक संख्या कितनी है? 450 है। 9 ग्राम NaOH घुला है। विलेय के मौलिक संख्या, विलेय के मौलिक संख्या सर 9 ग्राम है, और क्या है साथ ही साथ NaOH भी है। तो विलियन की मोलरता लीटर, मोल लीटर इनवर्स में होगी। सबसे पहले देखना यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूला होता है मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर सब फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, हैप्पी बर्थडे यार करण, हैप्पी बर्थडे यार। घटक के मौलिक संख्या, घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका? विलियन में कुल मौलिक संख्या, विलियन में कुल मौलिक संख्या, विलियन में, विलियन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब घटक क्या है यहाँ पे, यानी कि विलेय 9 ग्राम NaOH है, तो 9 क्या रखेंगे? 9 बटे NaOH घटक के मौलिक संख्या। अब यहाँ पे NaOH जो है इसका परमाणु भार क्या होगा? सोडियम का होता है 23, क्या होता है? 23। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना? 40। तो 9 बट्टे 40 बट्टे विलियन की कुल मौलिक संख्या 450, 450। अब इसको गुणा भाग कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे। और यहाँ पे किसने बोला है कि मोल लीटर इनवर्स में, लीटर में बोला है, लेकिन यहाँ देखिए ml में है और ये ग्राम में है। तो लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और जो यहाँ पे आंसर आएगा 0.5 मोल, मोल लीटर इनवर्स, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। पेपर में कुछ होगा नहीं, बस यही डाटा थोड़ा बदल दिया जाएगा। जहां 450 है वहां 200 कर दिया जाएगा, जहां 9 ग्राम है वहां पे 10 ग्राम कर देंगे, और ज्यादा कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करो आप लोग, करो साहब, पेपर में फंसेगा, आएगा सर। अगला देखना, शून्य कोट की क्या, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, शून्य कोट अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोट की अवक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है किसका? वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है गुरुदेव वो क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर नहीं समझ में आया, एक बात ध्यान देना, अगर हाथी के घाते -1, कुत्ता के घाते गुरुजी -1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे गुरुदेव मान लीजिए गधा भी है, क्या ले लेते हैं? गधा भी है। गधा के घाते कुछ नहीं है गुरुदेव, हाथी के घाते -1, कुत्ता के घाते -1। तो इसको क्या करेंगे गुरुदेव? अगर ये ऊपर माइनस में है तो नीचे करेंगे प्लस में, तो गधा भैया पॉजिटिव में ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? हाथी आ जाएगा, और गुड़ते क्या आ जाएगा भैया? कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा। अब ये जब यही दोनों ऊपर चले गए तो किस में हो गए? माइनस में हो गए, माइनस में हो गए करेजा। इसीलिए यहाँ पे क्या है? मोटल, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल प्रति लीटर को यल से, सेकेंड को यस से। समझ में आया क्या? एक बार कमेंट में छापेंगे, समझ में आया क्या आप सभी को?
बिल्कुल आग लगा देंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना यार, पूरा पूरा एकदम पूरा कंप्लीट है सर, प्रिया पूरा कंप्लीट है। एक बार बोलो यार, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या यहाँ तक? नहीं समझ में आया? एक एक बंदा बोल रहा है नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, देखना। यहाँ बोल रहा है शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई, इकाई मतलब यूनिट होता है, यूनिट होता है। तो याद कर लो, मोल, इसको मोल बोलते हैं। एल मतलब लीटर, ए फॉर एप्पल, एल मतलब लीटर, एस फॉर सेकेंड, क्या होता है करेजा? सेकेंड होता है। सेकेंड का पहला अक्षर यस हो गया, समझ में आ रहा है? अगर ये हाथी के घाते -1 है, तो हाथी को अगर 1 बटे नीचे लेकर आएंगे तो घाते प्लस हो जाएगा, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। बस यही लिखा गया है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तैयार कर लो, बहुत सिंपल भाषा में सब समझा रहे हैं आपको हम। अगला देखना यहाँ पे, पहले का ग, पहले का ग, पहले का क्या बोल रहा है, ध्यान देना सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है। गाटरमान काक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनता है, तो गाटर काक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से बेंजेल डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजेल डिहाइड बनता है। राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा सर। स्क्रीन शॉट कर लो, स्क्रीन शॉट कर लो करेजा, स्क्रीन शॉट कर लो, चपुआ वाले क्वेश्चन है सब। चलिए पहले का घ है, पहले का घ देखिएगा क्या होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कभी भी CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 नहीं देती है, नहीं देती है। तो क्या देती है? CH3 CH2NH2 CH3NH2 C6H5NH2 देती है, लेकिन कभी भी CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 नहीं देती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो, इसका PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। चलिए पहले का अंगा वाला प्रश्न क्या, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता? इसमें से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता? आपको पता है, आपको पता है कि सबसे पहले जानते हैं कि सर DNA, DNA और RNA, RNA, यहां से एक एक न प्रश्न कोई ना कोई आ ही जाता है। क्या होता है? तो आरएनए में बात करेंगे, आरएनए में क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है, थायमीन होता है। आरएनए में क्या होता है? थायमीन होता है। और डीएनए में क्या होता है? डीएनए में आपका थायमीन होता है, सॉरी यार, हाँ थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। और और आरएनए में क्या होता है आपका? आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है। तो अगर डीएनए दिखाई दिया, क्या पूछ रहा है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? तो यहाँ पे देखिए डीएनए में यूरेसिल भी होता है, यूरेसिल भी होता है, और डीएनए पूछ रहा है ना, हाँ डीएनए में आपका एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, और थायमिन भी होता है। यूरेसिल नहीं होता, तो यूरेसिल किस में होता है आपका? आरएनए में होता है। ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है किन किन में से डीएनए में क्षारक कौन सा नहीं होता? साइटोसिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, और ग्वानिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, लेकिन लेकिन यूरेसिल नहीं होता। अब यहाँ पे बात ध्यान देना, हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक तरफ डीएनए में और एक तरफ आरएनए में, यहां से प्रश्न बनता है डीएनए में कौन कौन सा क्षारक पाया जाता है। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं जो लिखवा रहा हूँ ये लिखना है एकदम। हाँ डीएनए में ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन के साथ साथ क्या पाया जाता है? थायमीन पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। इसको रख लो। और अन्य में क्या क्या पाया जाता है? ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, और एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन। थायमीन के स्थान पे आरएनए में क्या हो जाता है भैया? यूरेसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है, यूरेसिल। तो ये रट लो, ये रट लो, ये आपके पेपर में हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। डीएनए में कौन कौन सा क्षारक पाया जाता है? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। आरएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल।
आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमिन होता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और साथ ही साथ ग्वानिन पाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट करिए और समझ में आया कि नहीं। जो आप लोगों का है वही मैं समझा रहा हूँ, टेंशन ना लो यार, केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे अच्छे से। कर लो स्क्रीनशॉट सर, करो। चलिए सर, अगला देखिए क्या है यहाँ पे। अगला दूसरे का प्रश्न इंपॉर्टेंट है यार। दूसरे का क्या बोल रहा है यहाँ पे, सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपडेट करवा दूंगा। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मूलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और मूलर उन्नयन और विलेय के मूलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप, क्वथनांक उन्नयन। सर क्वथनांक उन्नयन होता क्या है, किसे कहते हैं क्वथनांक उन्नयन? थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब पहले से कुछ बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन सर क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब पहले से कुछ बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यदि यदि टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और टीबी विलयन का क्वथनांक है। ध्यान देना, जो यहाँ पे टी नॉट बी बोल रहा है, ये क्या है? टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक और टीबी विलयन का क्वथनांक है। क्या है? विलयन का क्वथनांक है। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वथनांक का सर उन्नयन कहा जाता है। आगे देखना है यहाँ पे, क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मूलर द्रव्यमान से संबंध। क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मूलर द्रव्यमान से संबंध यहाँ बताना है। चूंकि तन विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलर सांद्रता क्या होता है सर? समानुपाती होता है। अतः 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 क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी समानुपाती, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल एम, डेल्टा टीबी समानुपाती किसके? एम की। अब यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे हटेगा तो केबी एक क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। केबी क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, समीकरण करे जा एक हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब यहाँ 1 किलो विलायक में विलीन विलेय के मूलों की संख्या है तथा केबी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मूलल द्रव्यमान स्थिरांक कहलाता है। केबी की इकाई यानी कि यहाँ पे क्या है? केबी की इकाई यानी केबी की यूनिट केल्विन केजी मूल इनवर्स होता है। यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलेय में W2 ग्राम और W1 ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो विलयन की मोलरता M निम्न पद द्वारा व्यक्त की जा सकती है, अर्थात M बराबर W2 अपान M2 अपान W1 अपान 1000। अब इसको जब तिर्यक गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 1000 गुणते W2 अपान M2 इंटू W1। उपयुक्त समीकरण का मान हम लोग मोललता का मान रख देंगे उपयुक्त समीकरण में। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? केबी इंटू 1000 इंटू W2 अपान M2 इंटू W1। अब यहाँ पे M2 का मान निकालेंगे। M2 का हमें मान चाहिए, M2 का मान चाहिए तो M2 को यहीं पे रखिए, टीबी को यहाँ ले जाइए, M2 को यहाँ ले जाइए। तो M2 बराबर मिल जाएगा 1000 W2 केबी, 1000 W2 केबी बटे M2 को यहाँ पे ले गए, टीबी को यहाँ पे ले आए, डेल्टा टीबी इंटू W1। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। अतः 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 यह क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के मूलर द्रव्यमान में क्या है? संबंध है सर। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलिए करिए जल्दी सर। चलिए, वैसे भी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर आप क्लिक करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। चलिए।
करिए एक बार स्क्रीनशॉट ये सर, करिए यार, छापेंगे गुरुदेव जाके, काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? अरे नहीं गुरुदेव, हम तो कर ही लेंगे। क्या हाल प्रियंका, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ? करण, बाहर बतिया रहे हैं इसमें। अरे ऑफिशियल बॉय, शादी भाई, कैसे हैं आप? समझ नहीं आया गुरुदेव, भैया ही समझ में नहीं आया, एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यही रट लो केवल, केवल करेजा यही रट लो आप। क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते, ये आपको रटी रहनी चाहिए, बाकी नीचे वाली भाड़ में जाए, हमसे नहीं मतलब, 2 दिन में ये रट लो, अगर ये समझ में आ रहा है तो। बाकी ये आप सीधा कर लेना, ठीक है ना? ये स्क्रीनशॉट कर लो सर, समझते हुए। हाँ, नीचे। अब ये एक दिन की पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी सर, एक दिन में कितना करेंगे, जब आप तैयार रहता था तो मजा आती करने में। अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला पे क्या है, निम्नलिखित अवक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। यहाँ पे आपका अवक्रिया वाला एक सेल दिया है, इसको आपको क्या करना है सर, निरूपित किया दिया है। ई नॉट सेल दिया है यहाँ पे 3.17 वोल्ट, ठीक है ना? और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यहाँ तो अवक्रिया दिया है और ई नॉट सेल का इन्होंने इन्होंने क्या दिया, मान दिया है। चलिए करते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग 10 क्यू है, लॉग 10 क्यू है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप लोग देखना सर, यहाँ पे आप लोग देखना थोड़ा, यहाँ पे देखिए, इसका मान यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, इसका मान यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ये वाला मिल गया। और क्यू का मान कहाँ से मिलेगा, ये भागा ये भागा ये, करिए, रख देंगे यहाँ पे रख देंगे, तो कितना मिलेगा, इन और सेल का भी मान रख देंगे, और एन का मान सर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2 है, ये 2 है, घात 2 है, तो इसलिए ई का मान कितना रखेंगे, 2 रखिए मान यहाँ पे। जब आज इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ई सेल बराबर 2.96 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा करना अपने से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगा, इसलिए आप इसको सॉल्व यहाँ पे कर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसको कर लेना, ठीक है? ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर का आएगा, तो इसमें ज्यादा आपको टाइम लॉस नहीं करना है, जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे, तो ये आप लोग कर लेना, इतना ज्यादा वो नहीं है। ये तो आपका सिलेबस से हट गया है, फाइबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण, इसको हटाओ या डिलीट करो, उसको छोड़ो, उसको हमें नहीं करना है। अगला देखना, अगला सर यहाँ पे है आपका 3 का ख, क्या बोल रहा है यहाँ पे, उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, हमें उदाहरण के द्वारा विथ एग्जाम्पल समझाना है सर, समझाना है। चलिए देखते हैं, उप सहसंयोजन संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं, एक संकुल में धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या, यानी कि साइनाइड, उससे आबंधित लिगेंड के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है जो संध धातु आयन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, एक संकुल में धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या, यानी कि साइनाइड Cn, उससे आबंधित लिगेंड के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है जो संध धातु आयन से क्या होते हैं सर जी, जुड़े रहते हैं, जो जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग क्या याद करेंगे, ये याद कर लीजिए सर, संकुल आयनों जैसे Pt Cl6 का 2 आयन यहाँ पे है, और Ni निकिल है NH3 का होल 4 2 प्लस है यहाँ पे। Pt और निकिल की उप संख्या क्रमशः 6 और 4 है, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। इसी प्रकार संकुल आयनों FeC2O4 का होल थ्रायस, यहाँ पे 3 आयन है, यहाँ पे निगेटिव 3 आयन है, और यहाँ पे धन आयन है 3 आयन, ठीक है ना। COEN का होल थ्रायस, यहाँ पे 3 आयन जो पॉजिटिव में, Fe और CO की, Fe और CO की दोनों की समन्वय संख्या 6 है, कितनी है, 6 है। और इसमें अगर देखेंगे ईएन में एथेन का एक और एथेन 1 और 2 डाइमीन द्वितंतुल लिगैंड है। हालांकि आपको ये उदाहरण ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये आपको जरूर ध्यान देना है, वो संख्या क्या होती है, और थोड़ा ये बता देना, हो गया। यहाँ तक याद कर लो, जो कि सिंपल है कि संकुल आयनों जैसे इसमें और निकिल में पीटी और निकिल की जो उप संख्या कितनी होती है, 6 और 4 होती है, बस। और इतना आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, इसको आप छोड़ सकते हैं, बस इतना भी रट लेंगे
तब भी आपका सर काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो। उपसर्ग संख्या के बारे में है। पेपर में कहीं दिख गया ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट क्या करना है सर, छाप देना है। पेपर में कहीं दिख गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या करना है, छाप देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे तीसरे का ग, क्या बोल रहा है सर, प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं सर प्रोटीन का विकृतीकरण? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर में कल छपा 7 तारीख को, तो आपको छाप के आना है। जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमा संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाता है। क्या कहते हैं? जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को प्राकृतिक प्रोटीन कहते हैं। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं, तो पीएच में परिवर्तन आदि किया जाता है, तो हाइड्रोजन आबंधों में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण गोलिका खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को क्या कर देती है, खो देती है, और इसे ही प्रोटीन की क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। इसको टिक लगा लीजिए, या फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उससे ये तैयार करके रट लेना सर, रट लेना। अगला देखना यहाँ पे क्या है। अब अगला यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे है सर जी, एक प्रश्न है यहाँ पे, 4 का क है, न्यूमेरिकल है। CuSO4 विलयन को 1 एम्पियर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना है। Cu का भार कितना दिया है यहाँ पे, अणुभार 63 दिया है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे W बराबर EIT अपान 96,500, भैया रख दीजिए यहाँ पे। E बराबर होता है M/2, और M यहाँ पे कितना दिया है, कॉपर का 63 दिया है, बटे 2 कर दीजिए, ठीक ना। फिर W निकालना है, तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए, मान रख दीजिए, सभी का मान रख देंगे, तो W का मान आ जाएगा यहाँ पे 0.0 कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा 294 ग्राम। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर मान लीजिए नहीं याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये न्यूमेरिकल है 2-3 नंबर की, आप अगर आ गया तो इसी पे रहेगा, थोड़ा सा आपका वहां पे चेंज हो जाएगा क्वेश्चन अलग से, बाकी सब सेम टू सेम आपका छपने वाला है, ठीक है ना। अगला देखने यार, 4 का ख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। 4 का ख क्या है यहाँ पे, ग्रेबलियर थैलिमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण को लिखिए। ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण की विधि और रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण होता क्या है, किसे कहते हैं, पहले आप ये जानिए, उसके बाद देखेंगे। इस विधि द्वारा केवल प्राथमिक एमीन बनती है। थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराने पर पोटेशियम थैलिमाइड बनाता है। इस लवण को पहले एल्किल हैलाइड और फिर NaOH से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन, और इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एरिल हाइलाइड थैलेमाइड से प्राप्त रेडायन के साथ नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन नहीं कर सकते, और यही क्या होती है, ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण की विधि। और रासायनिक समीकरण यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये आपका क्या है, रासायनिक इक्वेशन है। इसे सरल कोई दिखे तो तैयार कर लेना, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट करके छाप लेना। बिना इक्वेशन का तो काम नहीं हो पाएगा, तो आपके पेपर में आएगा तो छापना है इसको। अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पे, अगला क्या है गुरुजी, अगला क्या है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा, जब सांद्र HNO3 से क्रिया करेगा। जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा, जब 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 ये ग्लूकोज, ये है आपका सर ग्लूकोज, कार्बन कितने गिनो भैया, 1 2 3, कितने हैं, 3, 3 हो गए, ये भैया 4 ठो हैं, ओल्ड है, तो 4 2 6, C6 फार्मूला निकालो। अच्छा, हाइड्रोजन सर कितने हैं, 4 दूनी 8, ऐसे ही हो गए सर, 8 1 9 1 10, हाँ 10, 10 2 12, H12 हो गया। ऑक्सीजन सर 4 हो गए और 1 1 6,
C6H12O6, ये क्या आपका ग्लूकोज है। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं लिखना, आप इसको लिख सकते हैं C6H12O6, यहाँ पर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका हम लोग ब्रोमीन के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। तो क्या बनता है सर, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है सर, ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लूकोनिक अम्ल का क्या होता है सर जी, निर्माण होता है। यही आपका क्या है सर जी, आंसर है। यही आपका क्या है सर जी, आंसर है। ठीक है ना। चलिए, ब्रोमीन अभिक्रिया जल से अभिक्रिया का समीकरण है ये, जो ये आपका अभिक्रिया है, यही जल के साथ, ब्रोमीन का जल के साथ ग्लूकोज की उपस्थिति में अभिक्रिया का समीकरण है। अब जब ग्लूकोज जो है सांद्र HNO3 से क्रिया करेगा, सांद्र HNO3 से क्रिया करेगा, तो इसका ये आप यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लो। ये प्रोटीन वाला भैया जरूर बनता है, प्रोटीन से कोई न कोई, ग्लूकोज से कोई न कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपता दिखाई देगा, इसलिए आप सर इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेना। इसको भी कर लो स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना, 5 का क, 3 नंबर वाला है। क्या है यहाँ पे, हिमांक और नमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक और नमन तथा विलेय के मूलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। हिमांक और नमन की व्याख्या करना है, हिमांक और नमन क्या होता है, और यहाँ पे बोल रहा है हिमांक तथा विलेय के मूलर द्रव्यमान में आपको क्या निकालना है, रिलेशन भी निकालना है सर, संबंध भी यहाँ पे क्या करना है, स्थापित करना है। सबसे पहले जानते हैं गुरुजी, अरे गुरुदेव, हिमांक और नमन क्या होता है, किसे कहते हैं गुरुजी हिमांक और नमन। ध्यान देना, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, उस विलायक का उस विलायक का हिमांक पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है, अतः विलायक के हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, मेरे साथ याद करिए। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, उस विलायक का हिमांक पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है, इस विलायक के हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं, हिमांक अवनमन कहलाता है। अब आगे देखना, माना यदि T0F है, यहाँ पे T0F शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, जब उसमें अवाष्पशील विलेय घुला है, तब उसका हिमांक बिंदु TF है। क्या है, TF है। अतः हिमांक में कमी डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। डेल्टा डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। अर्थात हिमांक का अनुमान क्या क्या है, क्या है यहाँ पे, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिमांक का अनुमान, इतना स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखना, हिमांक अनुमान तथा विलेय के मूलर द्रव्यमान संबंध। अगर आपने नोट्स बनाया है, किताब है, इससे सरल समझ में आ रहा है, उसको तैयार कर लेना सर, नहीं तो ये वाला आप तैयार करके जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर जी, क्वथनांक के उन्नयन में समान ही तन विलयन, यानी कि आदर्श विलयन का हिमांक अनुमान डेल्टा TF भी विलयन की मूलता m के क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः डेल्टा TF समानुपाती किसके, m के। जब ये समानुपाती हटता है तो KF यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलता है, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू एम हो जाएगा, KF इंटू सर एम हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद समानुपाती स्थिरांक KF जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। और KF का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, kg मोल इनवर्स होता है। यदि W2 ग्राम विलेय जिसका मूलर द्रव्यमान M2 है कि W1 ग्राम विलायक में उपस्थित होने पर विलायक में हिमांक में डेल्टा TF अवनमन कर दें, तो विलेय की जो मूलरता हो जाएगी M बराबर W2 अपान M अपान W1 अपान 100। ठीक है ना, क्योंकि मूलरता बराबर क्या होता है, मूलरता बराबर क्या होता है, घटक के मोलों की कुल संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या।
तो घटक के मौलिक संख्या बटे मिलियन में कुल मौलिक संख्या, ये 1000 मतलब लीटर में है, किसमें है, लीटर में है। अब समीकरण 1 में रख देंगे, यम का मान कहाँ पे रखेंगे गुरुजी, समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ, यम का मान यहीं पे रख दो लाके, समीकरण 3 में यही लाके रख दो। हाँ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, एम का मान वही ले जाके रखो। जब एम का मान रखेंगे तो गुणा करेंगे, यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर, एम का मान यहीं पे उठा के रख दीजिए। हाँ, तो के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 बटे एम टू इंटू डब्ल्यू वन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा सर, तो एम टू बराबर आ जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। अतः यही हिमांक के अनुमान तथा विलय के मूलक द्रव्यमान में क्या है सर, संबंध है। दैट्स द आंसर सर, दैट्स द आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट करो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट करो भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भिजवा देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, ठीक है। खूब बतिया रहे हैं आपको, खूब लोग आप लोग कमेंट में बतिया रहे हैं। चलिए मजा ले रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसको स्क्रीनशॉट करो बच्चे। अरे करेजा लोग करो यार, आग लगाएंगे पेपर में जाके, कर लो, ये भी कर लो सर, नहीं तो इसका पीडीएफ हम भिजवा देंगे टेलीग्राम, टेंशन ना लो सर, इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पे भिजवा देंगे सर। करो भैया, ला चलिए अगला देखना, ये मैं सुबह भी करवाया था, फिर से कर लो, ये मैं सुबह भी करवाया था, फिर से कर लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई तथा व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। कैसे देखना, मोल 1 माइनस एन, एल एन माइनस वन, सेकेंड माइनस वन से, अब ये क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो एन का मान कितना रखा जाएगा, एक, ये फार्मूला है, ये सूत्र है। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो एन का मान 0 रख देंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो एन का मान 1 रख देंगे। फार्मूला क्या होता है, मोल के घाते 1 बटे माइनस एन, एल के घाते, लीटर के घाते, एल को लीटर दिखाते हैं, मोल को एम ओ एल से, लीटर को एल से घाते एल माइनस वन, सेकेंड को एस ई सी सेकेंड से घाते माइनस वन। जहां पे एन है वहां क्या रख देंगे, एक। क्यों भैया रखेंगे, क्योंकि गुरुजी यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, रख दीजिए सर। जब यहाँ पे रख देंगे तो 1 माइनस वन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस वन, 1 माइनस वन माइनस वन, इसके घाते 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा, 0 बचा, यहाँ पर भी 0। अगर हाथी के घाते 0 कर दें कितना मिलेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर हाथी के घाते सर 0 कर दें तो कितना मिलेगा सर, बताइए आप लोग। हाँ, सोनू, रिंकी, मोनिश, खुशी, रुचि, अनुष्का, अभय, कमेंट करो यार। अंजू, लखनऊ, रिया, सवारा को ये करके बंदा यहाँ पे, ओके स्टडी भी है, कॉमेडी है सर। हाँ, एक बचेगा। अरे अरे बंटी, एक बचेगा। यहाँ पे गुलशन का आंसर सही आया है, और यहाँ पे एक यचेन करके है, उनका आया है, आशीष का सही आंसर आया है। बताओ, पीडीएफ इसका टेलीग्राम भिजवा देंगे। और यहाँ पे नवीन का भी आंसर सही आया है। चलिए ऐसे ही आप करते रहिए। हाथी के घाते 0 बराबर 0 होता है, किसी के घाते 0 कर दें वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालेंगे। ए से क्या बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। प्रारंभ में 0 लगेगा, जहां पे ए फिर टी बराबर टी, इसको आप लोग पूरा पूरा देख लीजिएगा। फिर दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन समाकलन कर देंगे, फिर यहाँ पे मान निकालेंगे, जो निकल के आएगा यहाँ पे आप समीकरण एक में रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है ना। मैंने अभी इसके पहले वाली वीडियो में करवाया ही था, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना। ये भैया कर लो, ये कर लो, इंपॉर्टेंट है सर। अगला देखना प्रश्न क्या है, अगला देखना प्रश्न क्या है, 5 का ग, प्रश्न क्या है, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को आपको लिखना है।
अंतःसंगुण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 3 अभिलाक्षी लक्षणों के यहाँ पे सर क्या करना है, छापना है आपको। कौन-कौन से इसके 3 अभिलाक्षी लक्षण होते हैं? तो अंतःसंगुण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन जो विन्यास क्या होता है? अंतःसंगुण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? n-1 f के घाते 1-4 कॉमा n-1 d के घाते 0-1 और n-2 होता है। क्या होता है? ये आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिनमें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन E4f में तथा एक्टिनाइड के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है। ये इलेक्ट्रॉन है 5f में क्या करता है, प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए जैसे गैडोलियम, गैडोलियम में देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है 5d में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। अब अंतःसंगुण तत्वों के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि अंतःसंगुण तत्व भी परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जैसे लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, ठीक है ना। और यह रंगीन आयन बनाता है। और क्या बनाता है? यह रंगीन आयन बनाता है। कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? रंगीन यौगिक बनाता है, अर्थात संगमण तत्व की तरह यह भी एफ संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक बनाता है। परमाणुवी और आयनिक इसका आकार क्या होता है? तो लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों का परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः लैंथेनाइड संकुचन व एक्टिनाइड संकुचन के कारण समान रूप से क्या होती है सर? घटती रहती है। उसके बाद यहाँ पे 5 का क है सर, सॉरी 6 का क है यहाँ पे। 6 का क देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, जिनान के 3 फ्लोराइड और 2 ऑक्सी फ्लोराइड बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिनान के 3 फ्लोराइड यौगिक बनाने के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों से प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा जिनान 3 प्रकार के द्विअंगी फ्लोराइड XeF2, XeF4 तथा XeF6 बनाती है। XeF6 बनाती है। यहाँ देखना XeF2, XeF4 और XeF6 बनाती है, जो कि यहाँ पे आपके पास है। जब यहाँ पे जिनान फ्लोराइड से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे एक XeF2 बनाएगी, XeF4 बनाएगी, XeF6 बनाती है। और जिनान के 2 फ्लोराइड बनाने के लिए रासायनिक समीकरण जो है, यहाँ पे क्या है सर जी? XeF6 के आंशिक जल अपघटन से ऑक्सी फ्लोराइड XOF4, XeOF4 और XeO2F2 प्राप्त होता है, जिसका यहाँ पे रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है। जब ये जल से यहाँ पे क्रिया करेगा तो XeO4 और ये जब यहाँ पे जल से क्रिया करेगा XeO2F2 बनाएंगी। तो दैट्स द आंसर। एक बार छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लो, यहाँ से लो आप लोग। ये क्वेश्चन वाले जो सवालें हैं सर, आपके पेपर में हर साल छपती हैं। आप इसको तैयार करके ही जाना पेपर में, उसके बाद देखना साहब धुआं धुआं उड़ दो। अगला यहाँ पे 6 का ख, 6 का ख क्या बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनॉल से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पिक्रिक अम्ल और बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन सबसे पहले फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है? तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, इसको ध्यान दीजिए। फिनॉल की धातुओं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं इनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जैसा कि अनुनादी संरचनाओं में चित्रित किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिनॉल का आयनन जो निम्नलिखित है, जब फिनॉल से बेंजोक्विनोन से करवाते हैं, यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वुटर जब क्रिया, वुटर जब फीडिंग अप क्रिया और फिटिंग अप क्रिया, वुटर जब क्रिया, वुटर जब फीडिंग अप क्रिया
और फिटिंग अपक्रिया इट इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सर घोल कर पी लेंगे ना तभी कहीं ना कहीं काम करेगा। सबसे मोस्ट आईएमपी पेपर का क्वेश्चन है। आप कुछ रटिए ना रटिए, इस क्वेश्चन को आप जरूर रट के जाइएगा। उसके बाद देखिए सर जहर जहर हो जाएगा एकदम सर, पेपर धुआं धुआं हो जाएगा। सब बच्चे को पता है कि यही होगा। यहाँ पे देखना, वुटर्ज अभिक्रिया क्या होती है सर, क्या होती है? जब किसी एल्किल हाइलाइड की सोडियम के साथ सूक्ष्म इथरी विलयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और यही वुटर्ज अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी एल्किल हाइलाइड का जब किसी एल्किल हाइलाइड का सोडियम 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 सिक्स इथरी शिव सूक्ष्म इथरी क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन जो प्राप्त होता है, तब जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, यही क्या कहलाती है? वुटर्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वुटर्ज अभिक्रिया। ये पूरा आप इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा। दैट्स इट, काम खत्म हुआ, ज्यादा नहीं छापना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? किसी हैलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के इथरी विलयन के साथ कराने पर हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और उच्च एरिन का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे क्या है आपका, इसका एक इक्वेशन दिया गया है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ये है आपका हेलोइरिन, ये एल्किल हाइलाइड है। सर यहाँ पे क्या है? एल्किल हाइलाइड है, सुक्सिथरी की उपस्थिति में उच्च एमीन बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद और इक्वेशन यहाँ पर भी है, ये क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड टॉलुइन बन रहा है, ठीक है ना। अगला है, अगला जो आपका फिटिंग अभिक्रिया। ये फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? जब दो एरिल हाइलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है और यही अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए दो एरिल हाइलाइड उपस्थित है और इनकी क्रिया किससे हम लोग कराते हैं? सोडियम के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया बनती है उसको हम लोग फीडिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसकी शॉर्ट कर लो, अगर इससे सिंपल कोई दिख रहा है इक्वेशन तो उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद भाई साहब ये लो भैया, ये लो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे मोस्ट आईएमपी वाला पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है सर, छपने वाला क्वेश्चन है 7 तारीख को। निम्नलिखित में से आप कैसे प्राप्त करेंगे? टॉलुइन से बेंजल डिहाइड, बेंजोइल से क्लोराइड से बेंजल डिहाइड, एसीटोनाइट ट्रायल से एथेनॉल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले ध्यान देना, टॉलुइन से हम लोग बेंजल डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? इसका यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया गया है। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? इसका मैंने यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है, लिख लिख के स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एसीटोन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पे दिया गया है। फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? इसका इक्वेशन यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल में दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये आपका क्या रहा, पूरा पूरा पेपर सोल्यूशन भाई, जो कि 7 मार्च के लिए, कितने मार्च के लिए गुरुदेव? 7 मार्च के लिए है। और आपके पेपर में ये पूरा पूरा मैं पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल भैया, एसकेएम स्टडी पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। कोई डाउट किसी बच्चे का एक बार कमेंट करके पूछ लेगा, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो भैया पूछ लो, करे जा, हमें आपके साथ टेंशन ना लीजिएगा। ये पूरा पेपर आप रट रट के जाओ, काम खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट भी पढ़ो और ये आप पेपर भी तैयार करो। मैं पूरा पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। किसका है? हाँ, हर्ष बोल रहा है हैप्पी बर्थडे सर जी। अरे आज बर्थडे वड्डे नहीं है भैया, गरेजा आज नहीं है। जब बर्थडे रहेगा तो मैं बता दूंगा प्रियांशु, मतलब कभी भी बर्थडे समझा कर ले रहे हैं। हाँ? ओह, खुशी का बर्थडे है, कोई सर का बर्थडे मना नहीं रहा है। हाँ, और एक आईडी मांग रहे हैं हर्ष। अरे हर्ष मुझे ले लो आईडी भाई। हाँ, अगली लाइव क्लास कितने बजे रखें आप बताइए?
2 PM पर अगली क्लास कर रहे हैं हम लोग। अगली नेक्स्ट लाइव क्लास 2 PM पर आएगी, बाकी अपलोड होता रहेगा। 2 PM पर अगली लाइव क्लास रहेगी। शेड्यूल जो हम कर रहे हैं, अगली क्लास 2 PM पर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग आइए जरूर। कोई डाउट किसी बंदे का हो तो पूछ लेना। 2 बजे कर दे, सही रहेगा। थोड़ा आप लोग कर लेना और इसको पूरा कर लेना, ठीक है ना। और जो भी रहेगा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।